Hello everyone, very welcome to the Brainchild IS Academy। आज हम 19 जनवरी का जो प्रेस रिलीज है पीआईबी का उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए वो है कैबिनेट अप्रूव्स एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज फॉर 3 ईयर्स। यानी कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है उसके टेन्योर को एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी क्या है और इसका गठन कैसे हुआ था और इसकी क्या मैंडेट है, ये क्या काम करता है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो कैबिनेट ने, इंडियन कैबिनेट ने ये जो कि जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर सफाई जो कर्मचारी है उसके टेन्योर को एक्सटेंड करके 3 साल का कर दिया गया है। ठीक है, यानी ये एक्सटेंशन कब से हुआ है, कब से लागू होगा? 31 मार्च 2022 से। यानी जो प्रीवियस टेन्योर है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का, जो प्रीवियस टेन्योर है वो ख़त्म होगा 31 मार्च 2022 को, और उसके बाद 3 साल के लिए इसके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उससे पहले सबसे पहले हम ये डिटेल देखेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और किस पर्पज़ से इसे इस्टेब्लिश किया गया। तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को 1993 में इस्टेब्लिश किया गया, और किस लॉ के द्वारा? नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के द्वारा 1993 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। यानी यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना। ठीक है, और जो उस समय जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो सिर्फ 1997 तक ही इसका टेन्योर रखा गया। यानी इसका टेन्योर कब तक रखा गया? 1997, यानी 1993 से 1997 तक का इसका टेन्योर फिक्स किया गया उस एक्ट में। बाद में इसे एक्सटेंड किया गया, यानी 97 में इसे एक्सटेंड किया गया 2002 तक। ठीक है, उसके बाद फिर से एक बार एक्सटेंड किया गया 2002 से 2004 तक, और 2004 में ये जो एक्ट था वो सीज कर गया। ठीक है, यानी उस एक्ट का पीरियड 2004 तक ही था, जो जिस एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी बना था। ठीक है, वो एक्ट कौन सा था? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993, और वो एक्ट 2004 में सीज कर गया, यानी वो एक्ट खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्ट खत्म हो गया। जिस एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का निर्माण हुआ था वो एक्ट सीज कर गया, बट इसके बावजूद नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एग्जिस्ट करता रहा। इसका मतलब कि 2004 के बाद नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एग्जिस्ट करता रहा, और 2004 के बाद इसे फर्दर एक्सटेंड किया गया एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू रिजोल्यूशन, और रिजोल्यूशन के द्वारा इसे टाइम टू टाइम इसके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया। लेकिन 2004 के बाद जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के टेन्योर को जो एक्सटेंड किया वो एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में। ठीक है, और इसका जो लास्ट पीरियड था, द टेन्योर ऑफ द प्रेजेंट कमीशन इज अप टू 31 मार्च 2022। यानी जो प्रेजेंट कमीशन है, अभी हमारा जो कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, जो कि एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम कर रहा है आफ्टर 2004, तो उसका जो लास्ट टेन्योर है वो है 31 मार्च 2022 को, और उसके फर्दर 3 साल एक्सटेंड करने की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दे दी गई है। यानी इसका मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, इसलिए इसको बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इसके क्या बेनिफिट है ये हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ये गवर्नमेंट को ये अपना रिकमेंडेशन देता है, किस रिगार्डिंग?
इसका काम क्या है, इसका मैंडेट क्या है, ये गवर्नमेंट को अपना रिकमेंडेशन देता है कि रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ सफाई कर्मचारीज, यानी सफाई कर्मचारी से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम चलाए जाएंगे उस पे ये अपना रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को कि आप किस तरह का प्रोग्राम बनाएं जिससे सफाई कर्मचारी का वेलफेयर हो, ठीक है, उनका उत्थान हो, ठीक है, अपलिफ्टमेंट हो। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो स्टडी एंड इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग वेलफेयर प्रोग्राम फॉर सफाई कर्मचारी, और साथ ही साथ ये नए प्रोग्राम के लिए रिकमेंडेशन तो देता ही है, साथ ही जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है सफाई कर्मचारी से रिलेटेड उनको ये स्टडी करता है और उसको इवेल्युएट करता है कि वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेवांसेस, और साथ ही साथ जो स्पेसिफिक ग्रेवांसेस इसके पास आते हैं इस कमीशन के पास उसको इन्वेस्टिगेट भी करता है जो कि सफाई कर्मचारी के इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। जो केसेस आते हैं, जो ग्रेवांसेस यानी शिकायतें जो आती हैं उनको ये इन्वेस्टिगेट की करता है। Also, as per the provision of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act 2013, the National Commission for Safai Karmcharis has been assigned the work to monitor the implementation of the Act. साथ ही साथ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी और क्या काम करता है, ये एक एक्ट आया था प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 में ये एक्ट आया था ताकि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन किया जा सके। तो उस एक्ट को मॉनिटर भी करता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी मॉनिटर करता है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, यानी वो एक्ट कितना इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और कितना नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात आती है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे। तो इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले ये जानते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है, ठीक है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअली क्लीनिंग, कैरिंग, डिस्पोजिंग और हैंडलिंग इन एनी मैनर ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम ड्राई लैट्रिन्स एंड सीवर्स, ठीक है। जो सीवर्स होते हैं, जो नालियाँ होती हैं, या फिर जो ड्राई लैट्रिन्स होते हैं, ड्राई लैट्रिन्स मतलब जिसमें फ्लश नहीं है, उनमें अगर किसी तरह से मैन के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, यानी उसे क्लीन करना, उसे कैरी करना या उसे डिस्पोज करना, तो इसे कहा जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग। The practice of manual scavenging is linked to India's caste system, where so-called lower caste were expected to perform this job. और जो manual scavenging है ये कास्ट सिस्टम से रिलेटेड है। कुछ कम्युनिटी को जो कुछ पर्टिकुलर कास्ट से हैं उन्हें ये असाइन होता है कि वही ये काम करेंगे, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजर्स आर अमंग्स द पुअरेस्ट एंड, और अगर सोशियो इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो ये सबसे पुअर और सबसे डाउन ट्रोडन होते हैं, ठीक है, सबसे वनरेबल सेक्शन है हमारे सोसाइटी का। तो गवर्नमेंट ने इनके उत्थान के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कदम उठाए। उनमें से एक कदम था, जो सबसे पहला कदम गवर्नमेंट ने उठाया वो था 1993 में गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट। तो गवर्नमेंट ये एक्ट लेकर आई, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग को, ठीक है, ड्राई लैट्रिन्स में या ड्राई टॉयलेट्स में मैनुअल स्कैवेंजिंग को, यानी उसे साफ करने, उसे ढोने या उसे साफ करने का जो भी प्रक्रिया है उसको रोकता है। दैट डू नॉट ऑपरेट विद अ फ्लश, ड्राई टॉयलेट्स मतलब दैट डू नॉट ऑपरेट विद अ फ्लश। और इस एक्ट में ये प्रोविज़न है कि अगर इस लॉ को तोड़ता है कोई भी तो उसे इम्प्रिजमेंट हो सकता है 1 साल का, और साथ ही साथ फाइन हो सकता है। और 2013 में इसी एक्ट को, यानी जो एक्ट था एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट जो 1993 का एक्ट था, उसे ही 2013 में उसे और ये वाइड बनाया गया। एक और एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 विच इज वाइडर इन स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, यानी ये थोड़ा वाइडर था, मतलब इसका स्कोप थोड़ा बड़ा था, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 का स्कोप थोड़ा वाइडर था। ये इस एक्ट में क्या बोला गया कि ड्राई टॉयलेट के साथ साथ किसी भी तरह का, ठीक है, किसी भी तरह का मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रहा है, कहीं भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रहा है तो उसे
प्रोहिबिट करना है। द एक्ट सीक टू रीएनफोर्स दिस बैन बाय प्रोहिबिटिंग मैनुअल स्क्रीनिंग इन ऑल फॉर्म्स एंड इंश्योर द रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्रीनिंग टू बी आइडेंटिफाइड थ्रू ए मैंडेटरी सर्वे। यानी किसी भी तरह का मैनुअल स्क्रीनिंग हो रहा है, चाहे वो सीवेज में हो रहा है या ड्राई लैट्रिन में हो रहा है या फिर किसी भी तरह के टॉयलेट या लैट्रिन में मैनुअल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। मैनुअल स्क्रीनिंग मतलब ह्यूमन एक्सक्रेटा को ढोना, उसको वो करना, डिस्पोज करना या फिर उसे साफ करना, तो ये सारा मैनुअल स्क्रीनिंग का पार्ट है। तो कहीं भी मैनुअल स्क्रीनिंग हो रहा है तो उसे रोका जाएगा और साथ ही साथ मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए उसको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, यानी उनको किसी और तरह का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उन्हें किसी और तरह का लाइवलीहुड दी जाएगी। ठीक है, ओके। प्रोहिबिट द कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ इनसैनिटरी टॉयलेट्स, यानी वैसे टॉयलेट्स जिसमें फ्लश नहीं है, इनसैनिटरी टॉयलेट्स। प्रोहिबिट द एंगेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनीवन एज अ मैनुअल स्क्रीनर, वायलेशन को रिजल्ट इन अ ईयर इम्प्रिजमेंट और फाइन ऑफ 1 साल का सजा हो सकता है अगर ये कोई प्रोविजन तोड़ता है, या फिर 50,000 का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ओके, तो ये सारे इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक इसमें क्या है, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन मार्च 2014 makes it mandatory for the government to identify all those who died in sewage work since 1993, यानी 1993 से जितने भी लोग जो मरे हैं सीवेज के सफाई में। ठीक है, सीवेज देखिए होता क्या है, सीवेज में जब मैनुअल स्क्रीनिंग की जाती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे जहरीले गैस होते हैं जिनके कारण डेथ हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 93 से अब तक जितने भी डेथ हुए हैं मैनुअल स्क्रीनिंग में, उन सबको, सारे फैमिली को 10 लाख कंपनसेशन दी जाएगी। द गवर्नमेंट हैज एडॉप्टेड ए 2-pronged strategy फॉर एलिमिनेटिंग इनसैनिटरी लैट्रिन थ्रू डिमोलिशन एंड कन्वर्जन इनटू सैनिटरी लैट्रिन्स एंड डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन पैकेज फॉर मैनुअल स्क्रीनिंग थ्रू ए सर्वे। तो दिस इज ऑल अबाउट मैनुअल स्क्रीनिंग। तो ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि मैनुअल स्क्रीनिंग से। ओके, नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो है पावर सेक्रेटरी रिव्यू स्टेटस ऑफ बायोमास यूटिलाइजेशन इन थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, इन द कंट्री। ठीक है, अब देखिए जो यूनियन पावर जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक मीटिंग को चेयर किया है जो कि स्टीयरिंग कमेटी का मीटिंग है। स्टीयरिंग कमेटी मतलब जांच करने की कमेटी, देख रेख करने की कमेटी, और जो किस लिए है, सामर्थ्य एक योजना है, सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य एक योजना है जिसका फुल फॉर्म है, उसके लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी और उस स्टीयरिंग कमेटी की अभी सेकेंड मीटिंग हुई है जिसको यूनियन सेक्रेटरी ऑफ पावर ने इसे प्रिसाइड किया है। तो सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य इज अ नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, यानी कोल बेस्ड जो भी थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे कोयले के जगह साथ साथ बायोमास का इस्तेमाल करने के लिए एक नेशनल मिशन लाया गया था जिसका नाम था सामर्थ्य। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और ये कब हुआ था? ठीक है, और इसमें क्या किया गया, इस मीटिंग में जो स्टेटस है बायोमास के यूज का, को फायरिंग का मतलब होता है कि कोल के साथ साथ बायोमास को यूज करना, इसको कहते हैं को फायरिंग। तो थर्मल पावर में आपको पता है कि आग लगाना पड़ता है और आग के थ्रू टरबाइन को घुमाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो फायरिंग के लिए हम जनरली कोल यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। तो यहाँ पे सामर्थ्य योजना में नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में क्या करना है, को फायरिंग करना है, यानी कोयले के साथ साथ बायोमास का भी यूज करना है ताकि उससे जो CO2 एमिट्स हो उसको हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो इस मीटिंग में क्या स्टेटस है, मतलब को फायरिंग का, बायोमास के को फायरिंग में क्या स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस है, उसको यहाँ पे जांच किया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, सामर्थ्य योजना के बारे में।
in order to reduce stubble burning and to reduce carbon footprint of thermal power plant while increasing the income of farmers, government of India has taken various proactive steps with the establishment of national mission on use of biomass in thermal power plant. गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बहुत सारे एक्शन लिए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है, किसके अंदर, नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन थर्मल पावर प्लांट के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि स्टबल बर्निंग को रोका जा सके। स्टबल बर्निंग क्या होता है, जो बायोमास होते हैं यानी जो रेसिड्यू होता है, फार्म रेसिड्यू, उसको जला दिया जाता है तो उसे कहते हैं स्टबल बर्निंग। उससे काफ़ी पॉल्यूशन होता है, तो उसको रोकने का एक तरीका है कि उस बायोमास को कहीं और यूज करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थर्मल पावर प्लांट में बायोमास का यूज करेंगे आग को लगाने के लिए, फायरिंग के लिए, कोयले के साथ साथ। ठीक है, तो उससे स्टबल बर्निंग भी रुकेगा यानी पॉल्यूशन भी रुकेगा, साथ ही साथ हम कोयला से जो CO2 रिलीज होता है उसको भी रोक सकते हैं। ठीक है तो और साथ ही साथ फार्मर्स का इनकम भी बढ़ेगा क्योंकि जो रेसिड्यू होते हैं वो वेस्ट होते हैं, तो उनको बेचकर फार्मर्स एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। ठीक है, तो एग्रो रेसिड्यू बायोमास अर्लियर कंसिडर्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड नाउ बिगन टू प्रोड्यूस जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी फॉर द सिटीजन। ठीक है, पहले ये से वेस्ट माना जाता था, बायोगैस जो भी है बायोमास उसको वेस्ट माना जाता था, लेकिन अब इसका यूज जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जा सकता है। जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का वैसा प्रोडक्शन जिसमें कार्बन एमिशन लगभग जीरो हो, मिनिमम हो। जब हम बायोमास का यूज करेंगे तो CO2 का एमिशन बहुत ही कम होगा और इसे ही करेंगे, इसे कहेंगे हम जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसके साथ साथ फार्मर को भी इनकम जनरेट होगा। ठीक है और इस मिशन को, इस प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी का निर्माण किया गया था, किसके चेयरमैनशिप के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो सेक्रेटरी हैं उनके अंदर, और उसी की मीटिंग अभी हुई है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट यहां पे है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा ठीक है एक पॉलिसी लाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा एक पॉलिसी लाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा एक पॉलिसी लाया गया था अक्टूबर 2021 में। उसके द्वारा ये पॉलिसी का नाम क्या था, पॉलिसी ऑन बायोमास यूटिलाइजेशन फॉर पावर जनरेशन थ्रू को फायरिंग इन कोल बेस्ड पावर प्लांट, ये पॉलिसी था। तो इस पॉलिसी के तहत ये मैंडेट किया गया था, ठीक है, ये दिशा निर्देश दी गई थी कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे, कंट्री के जितने भी थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे 5 to 10% बायोमास का यूज किया जाएगा कोयले के साथ साथ, और इसी को कहते हैं को फायरिंग, यानी फायरिंग के लिए कोयले के साथ साथ 5 to 10% बायोमास का भी यूज किया जाएगा। और इस पॉलिसी का बहुत असर हमें देखने को मिला है। ठीक है, आज के डेट में अप्रॉक्सीमेटली 59,000 मेट्रिक टन ऑफ बायोमास को 59,000 मेट्रिक टन बायोमास का को फायरिंग के रूप में यूज किया जा चुका है हमारे थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें NTPC सबसे ज़्यादा मतलब इसमें रोल प्ले कर रहा है, यानी लीडर के रूप में ये उभर कर आ रहा है। ठीक है, ओके, देखिए जो नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन थर्मल पावर प्लांट था उसमें ये इसमें ये प्रोविजन था कि इसमें बायोमास के एडवर्टीजमेंट के द्वारा, अवेयरनेस कैंपेन के द्वारा और ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा जो होर्डिंग लगाए जाएंगे, एडवर्टीजमेंट किया जाएगा, उसके द्वारा नॉर्दर्न स्टेट ऑफ जो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश है वो वहाँ पे, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन थर्मल पावर प्लांट जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने ऑलरेडी होर्डिंग्स के द्वारा, एडवर्टीजमेंट के द्वारा अवेयरनेस फैलाने का काम स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ वो ट्रेनिंग एक्टिविटी भी चला रहे हैं ताकि फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, और 2022 में और भी नए एडवर्टीजमेंट प्लान किए जा रहे हैं। तो ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए वो है एक्सपर्ट फ्रॉम
experts from India and Israel suggested expanding a scope of India-Israel Industrial R&D and Technological Innovation Fund. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडिया और इजराइल के बीच में एक इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड क्रिएट किया गया था, ठीक है, जिसको कहा जाता है I4F फंड, ठीक है, ओके। तो इसमें जो अभी लेटेस्ट मीटिंग हुआ है इंडिया और इजराइल का, उसमें ये बोला गया है कि इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड जो है यानी I4F जो है, उसके स्कोप को बढ़ाया जाए, ठीक है। और इस मीटिंग में 3 ज्वाइंट R&D प्रोजेक्ट को भी अप्रूवल दिया गया है, जिसका वर्थ कितना है $5.5 मिलियन। ओके, तो इस तरह से इंडिया और इजराइल के बीच में जो रिलेशन है उसको और बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इस फंड का जो प्रायोरिटी एरिया रहा है अभी तक इस फंड का प्रायोरिटी एरिया क्या रहा है? एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी एंड अदर इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है। और यहाँ पे फर्दर स्कोप बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है, ओके। देखिए अभी इसलिए ये मीटिंग और भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि इस फंड को के स्कोप को बढ़ाने की बात की जा रही है और इसके तहत 3 नए प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया है, ठीक है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो 16 जनवरी है उसको इनोवेशन स्टार्टअप डे के रूप में हम लोग मनाने का हमने फैसला लिया। हमारे पीएम ने 16 जनवरी को इनोवेशन स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है और इसके कारण हमने इनोवेशन पे अपना फोकस शिफ्ट किया है और इसीलिए हम चाहते हैं कि इजराइल के साथ जो हमारा I4F फंड है उसके स्कोप को बढ़ाया जाए। अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड के बारे में पढ़ते हैं। India Israel Industrial R&D and Technological Innovation Fund is a cooperation between the Department of Science and Technology, ठीक है। ये किसके बीच में कॉपरेशन है? जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो इंडिया का, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आता है, एंड द इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी, और इजराइल की जो इनोवेशन अथॉरिटी है उसके बीच में एक कॉपरेशन है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इजराइल टू प्रमोट, फैसिलिटेट एंड सपोर्ट ज्वाइंट इंडस्ट्रियल R&D प्रोजेक्ट, ताकि ज्वाइंट जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट हों उसको प्रमोट किया जाए और उसको फैसिलिटेट किया जाए, ठीक है। टू एड्रेस द चैलेंज इन द अग्रीड फोकस सेक्टर, मतलब कोई भी सेक्टर है जिस पे दोनों मिलके फोकस कर रहे हैं उसमें जो चैलेंज है उसको हटाने के लिए जो इंडस्ट्रियल R&D की जो जरूरत है वैसे प्रोजेक्ट पे दोनों मिलके काम कर सकें, इसलिए इस फंड का निर्माण किया गया था। ओके, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस is appointed to implement the I4F program in India, while Israel Innovation Authority is the implementing agency in Israel. Okay, तो इंडिया में I4F यानी इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल फंड जो था उसको उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस जो संस्था बनाई गई, ठीक है, अपॉइंट किया गया उसको, ताकि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सके। और इजराइल में इनोवेशन अथॉरिटी जो है वो इजराइल में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगी।